शहरी विकास मंत्रालय रियल एस्टेट नियामक व विकास बिल 2013 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये बिल रियल एस्टेट की निगरानी करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन उपभोक्ता नाराज हैं कि नई सरकार ने बिल में जो तब्दीलियां की हैं उनसे असल मकसद हल नहीं होगा। संशोधनों के विरोध के बाद विवाद की स्थिति में उपभोक्ता फोरम जाने की अनुमति भी लोगों को काफ़ी नहीं लग रही है। खरीदारों से जमा की गई 50% रकम को दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने की इजाज़त भी ऐसी एक तब्दीली है जिससे न सिर्फ घर खरीदार नाराज़ हैं बल्कि रियल एस्टेट उद्योग भी ज़्यादा खुश नहीं है। वैसे उद्योग ने यूपीए सरकार के पुराने बिल के उस प्रावधान का भी पुरजोर विरोध किया था जिसके तहत बिल्डरों को खरीदारों से ली गई 70% राशि को एस्क्रो खाते में रखना था। इसके अलावा इस बिल की कुछ दूसरी अहम बातें हैं। व्यावसायिक और रिहायशी रियल एस्टेट पर निगाह, 1000 वर्ग मीटर या 3 अपार्टमेंट वाले हर प्रोजेक्ट पर इसका लागू होना, नियामक के पास बिल्डरों की रजिस्ट्री अनिवार्य होना, बिना रजिस्ट्री के प्रोजेक्ट लाने या विज्ञापन देने पर पाबंदी, उल्लंघन पर प्रोजेक्ट का कुल 10% जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा, कारपेट एरिया परिभाषित होगा, सुपर एरिया पर बिक्री रुकेगी और रियल एस्टेट ब्रोकरों की भी रजिस्ट्री की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रशांत सोलोमन, एमडी चिंतल्स इंडिया और ट्रेजरर हैं क्रेडा एनसीआर के, आलोक कुमार हैं प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन और साथ में हैं सुदीप्त कुमार पाल जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत आपसे करते हैं आलोक, क्योंकि आप उपभोक्ताओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी आवाज़ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आपने ये जो नया खाका है वो देखा है, उसके बारे में सुना है, खबरों में पढ़ा है, तो आपको इसमें जो अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सी बात चुभती है तो आप क्या कहेंगे? अब मुझे तो लगता है अंजलि कि ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पिछले कई सालों से हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं और फाइनली होते होते ना होते फिर अब आ ही गया लगता है और कैबिनेट ने मंजूर कर दी। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत रहेगी वो है इसके इम्प्लीमेंटेशन पे, क्योंकि इससे मिलता जुलता बिल इसका थोड़ा सा छोटा भाई यूपी अपार्टमेंट एक्ट या जो हरियाणा का अपार्टमेंट एक्ट है वो हम लोग देख रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के हालात, क्या प्रॉब्लम से हम लोग ग्राउंड पे फेस कर रहे हैं। उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाए गए हैं वो उन्हीं को बना दिया गया है जो मैं ही मुजरिम और मैं ही मुनसिफ, तो फिर कहाँ से इंसाफ करेंगे। मेरा तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इसमें रेगुलेटर को लेके है कि जो रेगुलेटर होगा वो किस तरह से बनाए जाएंगे। उसको सरकार पता चला उसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही रेगुलेटर बना दिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गलत करवाया है, जिससे बिल्डर से जिसका साठगांठ रहता है, तो फिर तो कहीं से इंसाफ नहीं मिलना। ये बात आप जान जाइए। आज हम लोग पिछले कई साल से, पिछले 4 साल से ग्राउंड पे सफ़र कर रहे हैं। तो आपका कहना है रेगुलेटर ऐसा होना चाहिए जिसकी मंशा पे सवाल ना उठाया जा सके, क्रेडिबिलिटी उसकी राइट, जैसे सीबीआई के चीफ और सीबीसी के चीफ वगैरह जो बनाए जाते हैं, कम से कम उस तरह से कुछ बने कि जिसपे लोगों का फेथ हो, क्योंकि इस सेक्टर में सबसे बड़ी जो कमी है वो ट्रस्ट डिफिशिएट की है। आज लोगों को जैसे नेताओं और पुलिस पे विश्वास खत्म हो गया वैसे डेवलपर पे विश्वास खत्म हो गया। चलिए, तो सुदीप आप क्या मानते हैं कि अभी तो क्लियर नहीं है कि कौन बनेगा रेगुलेटर, क्या पता एक पैनल होता है या किसी अथॉरिटी को बनाया जाता है, ये सब क्लैरिटी जब आएगी। लेकिन आप क्या मानते हैं कि कुछ जो हक की लड़ाई है बायस की वो यहाँ कहीं ना कहीं मुकम्मल हुई है? ज़रूर, कुछ चीज़ें इसमें बहुत साफ़ तरीके से दिया गया है जिससे आने वाले दिनों में फ़र्क तो आना चाहिए। क्योंकि देखिए, कानून तभी बनता है जब सिस्टम में कुछ खामियां नज़र आती है उसको प्लग करने के लिए। तो आलोक जी जो बात कह रहे थे वही मैं भी कहूँगा कि ग्राउंड में जो आज सिचुएशन है उसमें जो परेशानी लोगों को फेस करना पड़ता है, चाहे वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन को लेके है या बिल्डर के द्वारा अलग अलग तरीके के इश्यूज़ हैं, प्रोजेक्ट डिले की इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों का क्या ये प्लग कर पाएगा, तब इसकी सार्थकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट के लिए। जी प्रशांत, आप क्या मानते हैं कि ये रेगुलेटर इस खाके में, इस फॉर्म में आप लोगों को मंजूर है? अंजलि, जो रेगुलेटर का जिस फॉर्म में किया गया है उससे इतना कोई हमें परेशानी नहीं है। जो आलोक जी ने कहा, यस, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो रेगुलेटर है उनको एक इम्पार्शियल बॉडी होनी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी और एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बिल को अगर सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, तो इसके अंदर जो सरकारी
ऑफिशियल्स हैं, सरकारी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे हमें अप्रूवल्स मिलती हैं, इन लोगों को इस बिल में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें बहुत सारे जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में डिलेज़ होती हैं वो होती हैं अप्रूवल के डिलेज़ में। कभी एनवायरनमेंट क्लियरेंस में 1.5 साल लग जाता है, कभी कुछ क्लियरेंस में 1 साल लग जाता है। जब तक ऐसे क्लियरेंसेस को भी एक टाइम लिमिट दिया जाएगा तब तक ये बिल में कोई डिलेज़ में कंज्यूमर्स को कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकारी अथॉरिटीज़ की और बाबुओं की भी बनाना ज़रूरी पड़ जाता है। आलोक, ये हमने हाल में देखा भी है कि कुछ ऐसे मामले हुए जिसमें बिल्डर को पेनल्टी हुई, उसको पिनलाइज किया गया, लेकिन अथॉरिटी जो कि जिसने अप्रूवल दिया या जिसने एफआईआर बढ़ा दिया या कुछ भी हो गया, वहाँ पे अथॉरिटी का नाम कहीं नहीं आता। तो आप क्या मानते हैं कि खामियाजा एक जगह खरीदार और बेचने वाला तो भुगत ही रहा है, लेकिन अथॉरिटी बच के निकल जाती है हर बार? आप जी सोच भी नहीं सकती हैं, जो अथॉरिटी है, जब हम लोग कोई कंप्लेन लेके उसके पास जाते हैं तो उसको रिड्रेस, उसको वो सॉल्व करने के बजाय इस तरह उलझा देती है और लास्ट में कहती है अरे भाई हम तो इसमें क्या कर सके, मेरे पास तो टीथ ही नहीं है, हम टूथलेस हैं और आप बेटर है हाई कोर्ट चले जाइए। क्योंकि उसको पता है कि हाई कोर्ट हम जाके सालों साल हम पीसते रह जाएंगे, हमारा कभी फ्रेश लिस्ट में आएगा, बाद में कॉज लिस्ट में चला जाएगा, फिर हियरिंग नहीं हो पाएगी, हमारा 40 नंबर पे केस होगा, फ्रेश में सुना नहीं जाएगा। तो वो समझता है इस बात को कि किस तरह से डिले किया जाए। इसकी सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ, जैसे एक इसमें रूल्स है कि भाई 2/3 मेजोरिटी से कंसेंट लिया जाएगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल में नया आया भी है, बट ये ऑलरेडी हमारे यहाँ अपार्टमेंट एक्ट में है। और इसकी धज्जी कैसे उड़ा दी जाती है कि आप अगर फ्लैट खरीदने जाओ और आपको तो उस समय जो साइन कराएगा आपसे तो अप्रूवल, एक पेज पे भी अप्रूवल भी लेके रख लेते हैं। और जब हम लोग अथॉरिटी के पास जाते हैं कि भाई इसमें तो कोई अप्रूवल लिया नहीं गया, तो वो कहता है कि अरे सारे कंसेंट तो हमने पहले ले रखे हैं, जब फ्लैट बेचा था उसी समय। अरे वैसे कंसेंट की बात नहीं हो रही है, फिर तो आप जो सामने रख दोगे वो साइन कर देंगे भैया आंख मूंद के। आप जो आदमी फ्लैट खरीदने जा रहा है वो तो आप समझ सकते हो कि उसके वो तो 50 लाख 40 लाख लोन लिए रहता है, 5-7 लाख घर से लगा के रखता है, वो तो जो कागज सामने देता है वो आंख मूंद के साइन कर देता है। इसलिए वन साइडेड बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाए जाते हैं। आप तो डीएलएफ वाले केस में देखा है। जी, पाल साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? क्या कितने लॉज हम देखते हैं जब उनमें बदलाव आता है तो अकाउंटेबिलिटी सरकारी अफसरों की लगा दी जाती है? हमने कोका कोला में देखा, जहाँ पे फिर वही हमने देखा कि लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन जिन्होंने ये गड़बड़ की उन बाबुओं पे कभी गाज नहीं गिरती। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ लॉज में सरकारी बाबुओं के लिए कुछ किया जाता है? देखिए, हर लॉ जब गवर्नमेंट बनाती है ना, तो सरकारी ऑफिसर्स के लिए एक क्लॉज होता है, उनको कहते हैं गुड फेथ। तो मुझे लगता है बचाने का रास्ता कर देती है साथ में। ऐसा है कि आप देख रहे हैं, एक जो बीच में पॉलिसी पैरालिसिस की बात आई थी, अगर जो अथॉरिटी, जो ऑफिसर्स हैं, जो काम करते हैं, उनके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा हर कानून का पहरा रहेगा तो लोग ये डरते हैं कि वो काम ही नहीं करेंगे। इसलिए उनको ये दिया जाता है कि अगर आप ड्यू डिलिजेंस के बाद कानून के मुताबिक कोई काम किए और आपको बाद में पता चला कि बिल्डर ने गलत तथ्य देकर आपसे कोई ले गया कोई, तो आप वहाँ पे इम्यून हैं। तो ये प्रोटेक्शन होना ज़रूरी भी है। लेकिन जब ये प्रूव हो जाए, जो सुपरटेक के मैटर में हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, उसमें बहुत क्लियरली हाई कोर्ट ने कहा था कि ये केस में अपना वो कवच गवर्नमेंट अथॉरिटी ने खो दिया है, इसलिए उनके ऊपर भी प्रोसीडिंग होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि कैसे ये परमिशंस दिए गए। तो इसलिए वो है भी, अगर कोई आदमी परसू करे और ये प्रूव हो जाए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तो उनके ऊपर भी प्रोसीडिंग्स होते हैं। ऐसा नहीं है जी। प्रशांत, यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं एक, अगर हम गुड फेथ की बात कर रहे हैं, चलिए उनको इन चीज़ों से थोड़ा सा इम्यूनिटी दी जा सकती है, लेकिन अथॉरिटी को पेनल्टी देने का तो सिस्टम हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी पैसा बहुत कमा रही हैं। सारी अथॉरिटीज़ के पास बहुत पैसा है और करोड़ों उन्होंने वो किए हुए हैं, और आप लोग पैसा दे के ही खरीदते हैं वो ज़मीन उनसे। तो अंत में जब खामियाजा भुगतने की बात आती है तो पेनल्टी सिर्फ बिल्डर पर ही क्यों? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, इनको इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो टाइम से अप्रूवल्स नहीं देते तो डेवलपर अपना काम शुरू कर ही नहीं सकता। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, इसका एक सलूशन ये है कि आप लिमिट करिए। जो जैसे आप देखो, एयरपोर्ट क्लियरेंस कुछ महीने पहले तक
सिस्टम वही था कि आप अप्रूवल अप्लाई करिए, फिर कोई ना कोई आपको अप्रूवल देगा, कोई इंसान देगा। लेकिन अब क्या है कि वेबसाइट के ऊपर अब मिलने की बात हो रही है। अब आप टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज़ करिए और प्लानिंग ऐसे करिए कि ह्यूमन इंटरवेंशन सबसे कम हो। अभी जैसे मास्टर प्लान जब बनाए जाते हैं शहरों के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, तो क्या मास्टर प्लान बनाते समय ये नहीं देखा जा सकता कि यहाँ पे फॉरेस्ट है कि नहीं है, और अगर यहाँ कोई घर बनाएंगे तो उस पर एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें अगर हम इंट्रोड्यूस करिए। अब जैसे आप इस बिल में देखिए, अब इसमें यह है कि आपको सारे प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करने पड़ेंगे वेबसाइट पे ये नए बिल में। लेकिन ये चीज़ अभी इसमें अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या अभी भी हमारे को जाके पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से, और अगर लाइसेंस हमें फिर और लेना ही पड़ेगा तो उस समय क्या वो लाइसेंस के साथ साथ रजिस्ट्री ऑटोमेटिकली नहीं की जा सकती साइट पे। अब मतलब इस टाइप के ऐसे चीज़ें हैं कि जब आप ह्यूमन इंटरवेंशन को बिल्कुल कम करिए, एक तो आपका अप्रूवल प्रोसेस जल्दी होगा, हाँ। और करप्शन के चांसेस भी कम होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि ये दोहरी चीजें हो रही हैं कि रजिस्ट्रेशन भी हो, लाइसेंसिंग भी हो, तो ये सब पे क्लैरिटी अभी मिलनी ज़रूरी है। और क्लैरिटी के अलावा ये है कि इन चीज़ों को लाना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बोला है कि उसके अंदर जो अप्रूवल प्रोसेस है वो एक तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, अप्रूवल भी जल्दी मिलेगा, और चांसेस कि किसी का मतलब कोई ह्यूमन जैसे वो होता है करप्शन जिसको आप बोलते हैं या कुछ भी हो, तो उसका चांसेस भी कम हो जाते हैं। हम लोगों ने एक वेंकैया नायडू जी को लेटर भी लिखा है ऑनरेबल मिनिस्टर को कि भाई ये आप जो 50% वाली बात कहते हैं, चलिए 50-70 बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन ये वैरी करता है हर जगह, क्योंकि हर जगह के जो स्टेट के रूल्स हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट देने के वो अलग अलग हैं। अगर आप यूपी में देखिए तो वहाँ तो 7-7 ईयर 8-8 ईयर के इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दिए जाते हैं, तो वहाँ तो 50% कोई मायने नहीं रखता। आपको पॉकेट से बहुत पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिल गए और बायर का पैसा हो गया, आप बिल्डर बन गए। तो वहाँ तो कम से कम 70-80% इस तरह से रूल होना चाहिए। आप बॉम्बे के लिए कह सकते हैं कि वहाँ लोग प्लॉट में पैसा लगाते हैं और बिल्डिंग में कम पैसा लगता है। मतलब इलाके के हिसाब से इस पैसे के डिवाइड होना चाहिए, स्क्रो मनी। हाँ, पाल साहब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बेसिक प्रिंसिपल किसी भी बिजनेस का ये होता है कि जो बिजनेसमैन है उनकी इन्वॉल्वमेंट फिनेंशियल उस प्रोजेक्ट में तब तक होनी चाहिए जब तक कि वो प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर ना हो। ये जो 50% पहले ही आप उनको छूट दे रखते हैं, और अगर जैसा देखा गया है कुछ प्लॉट्स 5% 7% पहले 2 साल में उनकी पेमेंट होती है, तो ऐसी स्थिति में तो बिल्डर का कोई पैसा उस प्रोजेक्ट में बचेगा नहीं, तो उनका इंटरेस्ट हट जाना लाजमी है। ऐसे में वो प्रोजेक्ट फिर से दिक्कत में आ सकती है। तो मुझे लगता है ये बहुत एक स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और उनके कितने लैंड में एक्सपेंडिचर होते हैं उस हिसाब से ये कोई थंब रूल ना बनाकर इसे थोड़ा स्पेसिफिक टू क्या एक्सपेंडिचर है वो होना चाहिए। इस पर प्रशांत आपके पास ज़रूर होगा कुछ कहने के लिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50% जो हमें रखना है उस प्रोजेक्ट के लिए, मेरे ख्याल से ये जायज़ है, क्योंकि आप ज़्यादा अमाउंट रखते हैं। आप ये भी तो देखिए कि रियल इस्टेट एक बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप आलोक जी, आप ये देखिए कि रियल इस्टेट डेवलपर्स के पास ओवरहेड्स होते हैं, हमारे को भी सैलरीज पे करने होते हैं, हमारे को भी लाइसेंसेस और अलग टाइप के अप्रूवल्स के कॉन्ट्रैक्टर्स को कंसल्टेंट्स को पेमेंट्स देने होते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि हमारे को जो कस्टमर्स से जो पेमेंट्स मिलते हैं वो भी कई बार डिले हो जाती हैं। अरे उसका तो पेनल्टी आप लेते हैं 18% 20% लेते हैं, पेनल्टी तो सर लेते हैं, लेकिन फिर भी सैलरीज तो पे करनी पड़ेंगी ना। तो उसके लिए कुछ अमाउंट जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे को कुछ और चीज़ों के ऊपर भी खर्च करना ज़रूरी है। लेकिन यस, ये मैं मानता हूँ कि जैसे 50% जो आपने लिया है कस्टमर से वो आप उसी प्रोजेक्ट पे खर्च करिए, वो जायज़ है मेरे हिसाब से। प्रशांत, ये मुद्दा मैं उठाना चाहती हूँ कि इस पर ज़रूर लगाम लगाई जा सकती है कि वो पैसा कहीं और डाइवर्ट ना हो रहा, बिल्कुल, इसको किसी तरह से मॉनिटर किया जाए, ये आप मानते हैं? बिल्कुल। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि 50% जायज़ है, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, जब आप किसी को कुछ चीज़ बेचते हो तो उसके अंदर
पैसा लगाना तो ज़रूरी है, आपको घर तो बनाना है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि और भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं बिज़नेस चलाने के लिए, ओवरहेड्स होते हैं, और भी टाइप की चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट्स करने होते हैं, तो इस चीज़ के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। सुदीप, तो यहाँ कोई और तरीका नहीं हो सकता था ये कंट्रोल करने का कि जो मनी है वो डाइवर्ट ना हो रहा हो? क्या सिर्फ यही एक तरीका है कि आप एक परसेंटेज फिक्स करें? नहीं हो सकता था, उसके लिए ये ज़रूरी होता है, उसमें एक्चुअली रेगुलेटर जो होंगे उनकी काम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके हो सकता है कि ऐसा कोई सिस्टम करे कि वो हर महीने एक एफिडेविट ले कि आपने कितना मिला, आपने कहाँ एक्सपेंडिचर किया, एंड आपके वेबसाइट्स में सारे बैलेंस शीट्स अवेलेबल होते हैं। ये चीज़ क्रॉस चेक भी हो सकता है कि एक्चुअली जो मनी आ रही है उस प्रोजेक्ट की, वो उस प्रोजेक्ट के वेंडर्स को उस प्रोजेक्ट के मटेरियल्स खरीदने में ही खर्च किए जा रहे हैं या नहीं। तो ये तो किया जा सकता है। आई थिंक ये 50-70% एक मेजर आउटक्राई था और उसके वजह से किया गया है। आने वाले दिनों में जब इसके फाइन प्रिंट्स हम देखेंगे एक्ट के और रूल्स बनेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसको किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो चीज़ आज पता नहीं है। चलिए इस मुद्दे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आलोक का मेरे ख्याल से ज़्यादा जोर उस बात पे रहेगा, और वो है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट। वो आलोक का बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लेकर के इसमें कुछ खास कहा नहीं गया, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इसके पहले भी वेंकैया नायडू जी को लिखा भी था बिल्डर बायर एग्रीमेंट के कि भाई एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपके चैनल पे इस पर डिस्कशन भी किया था, बनना चाहिए, और उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो भी दिया कि एक बने। लेकिन उसमें एक क्लॉज जो डाल दिया है कि क्लोज टू हो। आप ये जान जाइए कि क्लोज टू होते ही इसकी धज्जी उड़ जाएगी, जहाँ क्योंकि वो रास्ता उन्होंने खोल दिया क्लोज टू होने का। आपको पता है कि डीएलएफ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि ये वन साइडेड बनता है। इवन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि भाई ये वन साइडेड रहता है, काफ़ी बड़ी पेनाल्टी भी लगी थी। लेकिन ये वन साइडेड के ये टोटली वन साइडेड होता है। आप किसी बिल्डर आंख मूंद के आप उठा लीजिए, मुझे 100 में 90% आपको लगेगा कि वो वन साइडेड रहता है। और ऐसा वन साइडेड रहता है कि अभी कल ही मेरे पास कुछ बायर आए थे जिनको जो बड़े मतलब LIG फ्लैट लेने वाले जो 16-17 लाख का फ्लैट ले रहे थे, और ऑन द टाइम ऑफ पोजीशन उनको 7 लाख रुपया एक्स्ट्रा डिमांड आ गया है। क्या क्या EDC, IDC, फायर चार्जेस। खैर सुदीप्ता, यहाँ पे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है लीगली कि एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट इम्पोज किया जाए पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, और क्या इस तरह के प्रेसिडेंट दूसरी कंट्रीज में है? हाँ एकदम है। जब ये टर्म मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट की बात हो रही है, इट्स देयर इन अदर कंट्रीज, और हमारे कंट्री में भी हो सकता है। और ये इसलिए लाजमी है, अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप देना चाहते हैं तो वो होना चाहिए कि विद द परमिशन ऑफ द रेगुलेटर, बिकॉज रेगुलेटर इज द फाइनल अथॉरिटी। देखिए एक क्लॉज डाल के ना पूरी एक्ट को फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं कितना क्लोज है, क्या क्लोज करने से जो डिस्टेंस थोड़ी सी है उसके वजह से क्या पूरी एक्ट फ्रस्ट्रेट हो रही है, ये कौन देखेगा? ये रेगुलेटर का होना चाहिए। एंड आई थिंक अभी जिस तरह के माहौल में आज रियल एस्टेट सेक्टर है, सबसे बढ़िया होता कि एक बायर एग्रीमेंट आ जाता। स्टेट को कंट्रोल है, स्टेट अपने तरीके से उसको थोड़े बहुत चेंज कर सकती थी अगर कुछ स्पेसिफिक है। एंड सबसे आइडियल होता कि मॉडल, इससे क्या होता लोगों के अंदर एक भरोसा आता। प्रशांत, आप लोग एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं जो आए इंडस्ट्री के ऊपर एक मैंडेटरी हो? क्या इस तरह का ओपिनियन आप रखते हैं? देखिए, जैसे क्रेडाई के अंदर हमारा एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जो एक तरीके से एक एग्रीमेंट के तरह सिमिलर है। अगर आप देखें क्रेडाई के जितने डेवलपर्स हैं सब ने अपने साइट्स पे लगा रखे हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट। अब उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर भी ये चीज़ें शामिल हैं कि हमारे को ट्रांसपेरेंसी देनी है बायर्स को, हमारे को जो भी उनके सवाल हैं, जो भी एरियाज़ हैं वो हमारे को बताने हैं, जैसे ये सुपर एरिया है, ये कारपेट एरिया है, इस टाइप की चीज़ें हैं। अब जैसे मॉडल अग्रीमेंट का ये है कि अग्रीमेंट तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि पहली बात तो किसी कस्टमर को विदाउट अंडरस्टैंडिंग एन एग्रीमेंट, तो किसी मेरे हिसाब से कोई कस्टमर को एग्रीमेंट साइन करना नहीं चाहिए। बट अगर आप ये कहें कि हर एक पूरे इंडस्ट्री के अक्रॉस एक ही पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, वो इसमें मैं 100% एग्री नहीं हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, जैसे हर एक स्टेट का, जैसे हम पहले बात कर रहे थे नोएडा गुड़गांव की बात कर रहे थे, अब आप देखिए ना हर एक स्टेट के लॉज फ़र्क होते हैं।
अब जैसे गुड़गांव नोएडा के अंदर ज़मीन हम डेवलपर ख़रीदता नहीं है, सरकार से लिया जाता है सर ऑन बिल्डर रेंट। बायर तो सबके सेम लेकिन हाँ बिल्डर बाय, बट कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट, बायर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए, और साथ में ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए जिससे डेवलपर का एक बिजनेस लॉस हो। मैं तो ये कहना चाहूँ फिलहाल तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा है इस रेगुलेटर से, बट एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि इसकी तरफ कदम बढ़ा है, और कहीं ना कहीं बहुत सालों से इसका इंतज़ार हो रहा था, चाहे वो बिल्डर हो या उपभोक्ता हो, सभी को इसका इंतज़ार था। शुरुआत हो गई है, और कोई भी लॉ जब बनता है उसके बाद उसमें संशोधन होने की हमेशा उम्मीद होती है, और हम भी रखेंगे कि उसमें सिर्फ बेहतरी ही होगी। फिलहाल आप लोग सब स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए शुक्रिया आपका।